गोपाल नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। कुछ साल पहले गोपाल की मां का देहांत हुआ था। गोपाल बिल्कुल अकेला था। रोजी रोटी के लिए उसने अपने घर के सामने पानी पूरी का ठेला लगाया था। अरे भैया जरा 2 प्लेट पानी पूरी तो दो। आज बड़ा अच्छा मूड बना, इसलिए पत्नी को पानी पूरी खिलाने लाया हूँ। पत्नी खुश होगी तो रात को सर्कस करने को मिलेगा। गोपाल को उस आदमी का इशारा समझ आता है। वो मन ही मन में कहता है, लगता है आप गोपाल को पानी पूरी खिलता है। बाद में वो लोग पैसे देकर चले जाते हैं। रात को ठेला बंद करके गोपाल घर चला जाता है। रात को जब गोपाल सोने चला गया, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बार बार उस आदमी की बात याद आ रही थी। दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोपाल अपने ठेले पर काम कर रहा था। तभी एक औरत उसके ठेले पर पानी पूरी खाने आती है। भैया जी, मुझे 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो और तीखी बनाओ और हल्की सी मीठी भी चाहिए। उस लड़की को देख गोपाल के मन में पहले से ही लड्डू फुट रहे थे। लड़की भी दिखने में खूबसूरत थी। ये लीजिए मेम साहब, आपकी तीखी और हल्की मीठी पानी पूरी। वो औरत एक एक करके पानी पूरी खाने लगती है। उसे गोपाल के हाथ की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। बाद में पैसे देकर वो औरत वहां से चली जाती है। अरे ये क्या, उस लड़की ने तो बाकी के छुट्टे पैसे तो लिए ही नहीं। एक काम करता हूं, मैं खुद जाकर उसे ये पैसे देकर आता हूं। पता नहीं उसका घर कहां पर है। गोपाल बाकी के छुट्टे पैसे उस औरत को देने के लिए उसकी तलाश में जाता है, लेकिन तभी बारिश भी आती है। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे वो औरत खड़ी थी। गोपाल उस औरत के पास जाता है। मेम साहब, आपने पानी पूरी तो खा ली और 500 रुपए दिए, लेकिन बाकी के छुट्टे पैसे तो बिना लिए ही वहां से चली गई। लीजिए पैसे। ओह, मुझे लगा मैंने आपको 100 रुपये की नोट दी। अच्छा हुआ आप पैसे वापस देने आए, वरना भले लोगों का तो जमाना ही नहीं रहा। मेम साहब, आप इतनी खूबसूरत हैं, भला आपसे कौन बेईमानी करेगा। जिसने भी आपकी आंखों में एक बार देखा, उसने तो सच बोलना ही सीख लिया। आपकी मुस्कान तो जैसे सच्चाई की मोहल्लत बन गई हो, और आपकी बातों में वो मिठास है जिससे झूठ खुद शर्मिंदा हो जाए। अरे जनाब, खूबसूरती तो कुदरत की मेहरबानी है, पर हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ अधूरी कहानियां भी होती हैं। जिसे आप सादगी कह रहे हैं, वो तो बस ढाल है, ताकि इस दुनिया की साजिशों से खुद को बचा सकूं। इतनी तारीफें करने वाले बहुत मिले, लेकिन आप पहले हैं जिनकी बात दिल तक पहुंची। कुछ तो खास है आप में। मेम साहब, मुझे आप बहुत की बातें बहुत पसंद आई, और आप भी। मुझे भी आपका स्वभाव और आप दोनों पसंद आए। और ये मेम साहब क्या लगा रखा है? मेरा नाम दामिनी है। अब जब दिल की बात हो रही है तो नाम से ही बुलाइए। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अकेले में मिलना, बातें करना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना उन्हें अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता गया। अब वो सिर्फ मिलने नहीं, एक दूसरे को समझने और महसूस करने लगे थे। शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन अब दिल कुछ और ही चाहता था। दोनों भी शादी करते हैं। गोपाल दामिनी को अपने घर में लाता है, लेकिन दामिनी अकेली नहीं आई। उसके साथ उसकी माँ भी ससुराल आई। इसकी वजह सीधी थी। दामिनी के पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। माँ ने अकेले ही उसे पाला, हर मुश्किल में उसका साथ दिया। अब जब दामिनी ससुराल जा रही थी तो माँ बिल्कुल अकेली हो जाती। दामिनी ने गोपाल से साफ कहा था, माँ ने मुझे जिंदगी भर संभाला है, अब बारी मेरी है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। गोपाल ने भी सिर्फ दामिनी को नहीं, उसकी माँ को भी अपना लिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब से दामिनी की माँ उनके साथ रहने लगी, तो पति पत्नी को अकेले में वक्त बिताने का मौका मिल ही नहीं रहा था। दामिनी की माँ हर वक्त आसपास ही रहती। कभी दामिनी को घरेलू काम में उलझा देती, तो कभी देर रात तक बातों में उलझाए रखती, और रात को सोने के समय भी वो अपने बेटी के साथ ही सोती थी। गोपाल, उन्होंने बेटी को कभी खुद से अलग नहीं किया था, और अब वो उसे पूरी तरह गोपाल के हवाले करने को तैयार नहीं थी। दामिनी इस बात को समझती थी, लेकिन अब उसे अपने रिश्ते और माँ दोनों को संभालना था। रिश्तों की गर्माहट बनाए रखना अब एक नया संघर्ष बन चुका था। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दामिनी भी गोपाल की पानीपुरी बेचने में मदद करती है और घर का संभालती है। दामिनी को खाना बनाना भी पसंद था। उसकी माँ ने उसे तरह तरह के व्यंजन बनाना सिखाया था। दामाद जी, मेरी बेटी को खाना बनाना मैंने ही सिखाया है, ताकि ससुराल जाकर उसे कोई दिक्कत ना हो। आपको जो भी सब्जी पसंद है, आप उसे बोलना, वो आपको बनाकर खिलाएगी।
सासू माँ की बातें सुनकर गोपाल मन ही मन बोला, खाना पानी तो ठीक है, वैसे भी आप लोगों से आने से पहले मैं भूखा थोड़ी ना मर रहा था। लेकिन चुदाई का क्या? जब से माजी दामिनी के साथ आई है, एक बार भी उसकी चुदाई करने का मौका नहीं मिला। पता नहीं ये मौका कब मिलेगा। दामिनी और गोपाल की शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन घर का माहौल वैसा नहीं था जैसा एक नवविवाहित जोड़े को चाहिए होता है। गोपाल की नजरें अक्सर दामिनी को ढूंढती, लेकिन हर बार दामिनी माँ के आसपास व्यस्त रहती। एक रात जब दामिनी कमरे में आई, गोपाल खामोशी से खिड़की के पास बैठा था। तुम्हें याद भी है कि हमारी शादी हुई है और मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे पता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मुझे माफ करना गोपाल, माँ को अकेले छोड़ना मेरे बस में नहीं था। वो उम्र और अकेलेपन से डरती हैं और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ, लेकिन क्या हमारे रिश्ते का भी कोई हक नहीं? क्या हम इतना भी अकेले नहीं रह सकते कि एक दूसरे से सेक्स कर सकें? दामिनी चुप रही। उसके पास जवाब नहीं था, सिर्फ समझ थी। उसे एहसास हुआ कि रिश्तों को निभाने के चक्कर में वो अपना ही रिश्ता भूलने लगी थी। अब उसे माँ और पति दोनों के बीच संतुलन बनाना था, वरना वो दोनों को खो सकती थी। अगली सुबह दामिनी ने माँ से बात करने का फैसला किया। माँ, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मेरी जिंदगी में गोपाल भी है। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों इस घर में प्यार से रहें, लेकिन अगर मैं और गोपाल एक दूसरे को वक्त नहीं देंगे तो हमारा रिश्ता अधूरा रह जाएगा। दामिनी की यह बात सुनकर उसकी माँ भावुक हो जाती है। मैंने तुझे कभी खुद से अलग नहीं किया, इसलिए डर लगता है तुझे किसी और के साथ देखकर। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं, ताकि तू अपने रिश्ते को पूरा जी सके। माँ की समझदारी और दामिनी की भावनात्मक ईमानदारी ने एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया। उस दिन से दामिनी की उन दोनों को अकेला रहने का वक्त देने लगी। रात को भी वो घर की हॉल में नीचे जमीन पर सोने लगी और दामिनी और गोपाल अंदर बेडरूम में।